केले से कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाने के लिए चलाया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। पानी लगे खेत में बांस के सहारे करे सब्जियों की खेती। अधिक ऊंचाई वाले पेड़ों पर कीटनाशक छिड़काव के लिए कारगर है ब्लास्ट स्प्रेयर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। शहर में रहने वाले लोग भी छत पर फल, सब्जी, फूल और औषधीय पौधों की बागवानी कर सकते हैं। छत पर गमले और फार्मिंग बेड में सब्जी और फूल लगा सकते हैं। बिहार सरकार कृषि विभाग ने छत पर बागवानी के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए योजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लाभुकों को 75% का अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया के शहर के लोग ले सकते हैं। पटना में पटना सदर, फुलवारी, दानापुर और खगौल के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 5 यूनिट यानी 150 गमला पौधा सहित ले सकता है। बिहार के वैशाली जिले में कृषि उत्पादों के बेहतर उपयोग और ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लोगों को केला से मिठाई एवं जिलेबी बनाने के तरीकों की जानकारी दी गई है। वैशाली जिला केले की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान हर साल बड़ी मात्रा में केले का उत्पादन करते हैं। हालांकि कई बार बाजार में अधिक आपूर्ति के कारण केले का उचित दाम नहीं मिल पाता, जिससे किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि केले से बने उत्पादों के माध्यम से किसान और स्थानीय लोग अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाएं इस तरह के कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने परिवार की आय में योगदान दे सकती है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण उन्हें छोटे पैमाने पर अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल केले की उपज का सदुपयोग करना है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर का सृजन भी करना है। धान की खेती के बाद अक्सर खेतों में पानी जमा हो जाता है, जिससे अन्य फसलों की बुवाई या खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जल निकासी की समस्या होती है। खाली पड़े खेतों का उपयोग कैसे किया जाए, इस समस्या का एक नवाचारी समाधान है बोरे में बांस लगाकर सब्जियों की खेती। बोरे के बांस लगाकर सब्जियों की खेती एक खास तरीका है जिसमें खेत में पानी जमा होने की स्थिति में भी सब्जियां उगाई जा सकती है। यह तकनीक कम लागत वाली और पर्यावरण के अनुकूल है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की पड़ती जमीन को उपयोग में लाना है, खासकर तब जब उसमें धान की फसल के बाद पानी भरा हो। इस तकनीक में सबसे पहले मोटे प्लास्टिक या जूट के बोरे का चयन किया जाता है जो मजबूत हो और आसानी से टूटे भी ना। इन बोरों को खेत के अंदर पानी में रख दिया जाता है। बोरे के अंदर मिट्टी, खाद और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण भर दिया जाता है। यह मिश्रण पौधों को पोषण और जड़ पकड़ने के लिए आवश्यक होता है। बोरे को सहारे देने के लिए बांस लगाए जाते हैं। ये बांस बोरे को स्थिर रखने के साथ साथ उन पर चढ़ने वाली बेल वाली सब्जियों के लिए सहारा भी प्रदान करते हैं। इस तकनीक से न केवल खेत का उपयोग होता है, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होता है। राज्य में अनार की खेती अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और खासकर कम पानी वाले इलाकों में जहां अनार की खेती अच्छी होती है। बिहार की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किसानों को उन किस्मों का चयन करना चाहिए जो उनके क्षेत्र के हिसाब से अधिक उत्पादन दे सके। भगवा, मृदुला, गणेश एवं ज्योति अनार के उन्नत प्रभेद है। इनका चयन कर किसान भाई आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा का लाभ ले सकते हैं। ब्लास्ट स्प्रेयर एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग खेतों में पौधों पर कीटनाशक, फफूंदनाशक और उर्वरक जैसे रसायनों का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। यह यंत्र मुख्य रूप से बड़े बागानों और खेतों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर ऊंचे पेड़ों और बड़े क्षेत्रों में छिड़काव की आवश्यकता होती है। ब्लास्ट स्प्रेयर में उच्च दबाव के साथ रसायनों का छिड़काव किया जाता है।
जिससे रसायन पेड़ों के ऊपरी हिस्सों और पत्तियों पर काफी आसानी से पहुंचती है। किसानों की जीवन शैली और खेती के तरीके में समय समय पर काफी बदलाव आता रहता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सफल किसान की जिन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर वैज्ञानिक तकनीकों और आधुनिक तरीकों को अपनाकर गोभी की खेती में अपार सफलता हासिल की। वैशाली जिले के किसान पवन सिंह ने अपने परिवार की पुश्तैनी जमीन पर गोभी की खेती शुरू की। शुरुआत में पवन पारंपरिक तरीकों से गोभी उगाते थे, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा फायदा या यूं कहें कि मुनाफा नहीं हो पा रहा था। फिर पवन ने वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अपनी खेती में सुधार किया। उन्होंने ड्रिप सिंचाई पद्धति और जैविक खाद का भी प्रयोग शुरू किया, जिससे पानी की बचत हुई और उत्पादन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया। पवन ने गोभी की फसलों में कीटनाशकों का उपयोग कम कर जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित किया। इससे न केवल उनकी फसल का बाजार मूल्य बढ़ा, बल्कि उपभोक्ताओं के बीच उनकी गोभी की मांग भी काफी तेजी से बढ़ी और आज पवन न केवल अपने लिए आर्थिक सशक्तिकरण का उदाहरण बने, बल्कि अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में, जानते हैं हरे और ताजी सब्जियों के भाव। परवल 4000 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल, नेनुआ 1800 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 6200 रुपए प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 3300 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी 1600 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखें मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे, जिस कारण वातावरण में नमी रहेगी। हालांकि शाम तक कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। कृषि जगत की हलचलों को आपने जाना खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आपका स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, वक्त है अभी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे है कार्यक्रम में खेती किसानी और सरकार की योजनाओं से जुड़ी खास जानकारी, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जल्दी सड़न होता है। टेम्परेचर कम गया, जैसे लास्ट सितंबर में या सितंबर के बाद अक्टूबर में उसकी कटिंग हुई, तो उस समय सड़ने में 27 दिन 28 दिन लग जाता है और इसमें सड़ने में 15-16 दिन में सड़ जाता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जूट उत्पादन के लिए सरन तकनीक, जूट के तने से रेसे निकालने की एक पारंपरिक विधि है। इस विधि को जल सरांत कहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझें कि कैसे जूट उत्पादन के लिए सरन तकनीक का प्रयोग किया जाए, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिन्हा से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जूट की सड़न तकनीक के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, भारत और बांग्लादेश, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और जो हमारा बिहार का जो कोसी क्षेत्र है, जो सीमांचल क्षेत्र है, वो उधर के किसान भाई जूट की सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। और जूट की जो सड़न तकनीक है, जो जूट का रेशा निकालने की जो प्रक्रिया है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जूट की सड़न तकनीक है क्या।
और आज इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SP सिन्हा, जो वरीय वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, जूट की सड़न तकनीक क्या है? हाँ, ऐसा है, ये जो जूट है वो रेशा के लिए उगाया जाने वाला फसल है और ये जो है हमारे किसान भाई सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, इस एरिया में जूट की खेती काफ़ी तादाद में किसान भाई करते हैं। तो ये जूट की सड़न तकनीक जो है एक बहुत नायाब साइंटिफिक तरीका है जूट को सड़ाने का और रेशा निकालने का। और यदि रेशा आपका अच्छा निकलेगा, रेशा में चमक होगा, तो वो बाज़ार भाव 7,000 से 8,000 रुपये क्विंटल बिकेगा। और यदि वो रेशा आपका ख़राब निकलेगा तो वो रेशा आपको 4,000 3,000 रुपये क्विंटल बिकेगा। तो इतना का अंतर है। तो यदि सड़न जो हम कराते हैं जूट का, तो सबसे पहली बात है कि उसको जो सड़न करते हैं वो एकदम हल्का स्लो रनिंग वाटर में होनी चाहिए, जैसे नहर हो, नदी हो, जिसका पानी हल्का हल्का धारा हो उसमें, और उसमें यदि सड़ाते हैं तो वो सड़न बढ़िया से होता है और उसमें जल्दी भी होता है और हमारा जो रेशा है उसका कलर भी ख़राब नहीं होता है। और यही यदि गंदा पानी में हम लोग सड़न कराते हैं, वो जो बंधा हुआ तालाब है और काला पानी है उसमें करते हैं, तो रेशे की चमक घट जाती है, जिससे उसका बाज़ार भाव घट जाता है। तो सबसे पहले किसान भाई जब मैच्योर होता है वो जो फूल आने लगता है जूट में, फूल आने के समय से स्टार्ट कर देते हैं उसकी कटिंग करने के बाद उसको खेत में खड़ा छोड़ देते हैं बंडल बना के, और 20 सेंटीमीटर डायमीटर का बंडल बनाते हैं और मोटा जूट के पौधे को मोटा के साथ बनाते हैं, पतला वाले को पतला के साथ बनाते हैं। तो ऐसा बनाने से क्या होता है कि जो मोटा वाला जो है पौधा उसको सड़ने में देरी होती है और जो पतला वाला है वो उसको सड़ने में जल्दी सड़ता है। तो यदि मोटा पतला एक साथ बांध देंगे तो मोटा वाला सड़ाने के चक्कर में पतला वाला अधिक सड़न हो जाएगा। तो यदि रेशा खराब तब होता है जब अधिक सड़न हो जाए, तब भी खराब हो जाता है, और कम सड़न हो तब भी खराब हो जाता है। अधिक सड़न हो जाएगा तब रेशा की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, और कम सड़ेगा तब भी रेशा की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मोटा को मोटा से बांधते हैं, पतला को पतला से बांधते हैं, और बांधने के बाद खेत में रखते हैं। पत्ता उत्ता झड़ जाता है, तब उसके बाद खेत ले जाते हैं तालाब में, और तालाब में ऐसा उसको ले जाते हैं, पहले उसको खड़ा करके रखते हैं। खड़ा करके इसलिए रखते हैं कि जो जड़ वाला भाग होता है वो उसमें सड़न देर से होता है। तो पहले 5 दिन उसको खड़ा करके उसको पानी में रखते हैं ताकि नीचे का कुछ पोर्शन में सड़न हो जाए। तब उसको स्लैंटिंग पोजीशन में लाते हैं और इस तरह से बंडल बनाते हैं, इस तरह से जैक बनाते हैं कि नीचे तलहटी से 1 मुठ ऊपर रहे और ऊपरी जो जल का सतह है उससे भी 1 मुठ नीचे रहे। तो इस तरह से वो यानी बीच में वो लटकता रहे, ऐसा बंडल जैक बनाते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए क्या किया जाता है कि नीचे ध्यान रखा जाता है कि इतना उस पर वजन डालें कि वो नीचे तालाब के तलहटी में या नदी के तलहटी में सटे नहीं। यदि वो सटेगा तो वो जूट का रंग काला हो जाएगा, कीचड़ से वो जो है ले लेगा मटेरियल, तो वो गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरह से अच्छा ऊपर से जो सड़न तकनीक के लिए उसको जो दबाया जाता है तो वो मिट्टी से नहीं दबाते हैं, वो कंक्रीट स्लैब बनाया जाता है या पुराना लकड़ी का स्लैब हो उसको लगाया जाता है, और उसके बाद उसको रखा जाता है। पहले खड़ा रखा जाता है 5 दिन के लिए, फिर उसको डाउन किया जाता है और तब उसको रखा जाता है। और उसके बाद देखा जाता है यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जल्दी सड़न होता है, टेम्परेचर कम गया जैसे लास्ट सितंबर में या सितंबर के बाद अक्टूबर में उसकी कटिंग हुई तो उस समय सड़ने में 27 दिन 28 दिन लग जाता है, और इसमें सड़ने में 15-16 दिन में सड़ जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और उसके बाद एक बंडल को निकाल के उसको जो ये है रीड को उसको इस तरह से किया जाता है ताकि छूट गया यदि हाथ से तो समझ लीजिए कि सड़न पूरा हो गया। तो तब उसको निकालते हैं और फिर जर्क मेथड से उसको पीटते हैं, और जर्क निकाल के जब उसका रेशा निकलता है तब फिर उसको करके रेशा निकालते हैं उसका। और रेशा निकाल के रेशा को हम लोग बांस का बना हुआ टंगना ऐसे चचरी उस पर सुखाते हैं। लोगों को क्या देखते हैं कि ज़मीन पे रख देते हैं, ज़मीन पे रख देते हैं तो वो काला हो जाता है, तो बाज़ार भाव उनका घट जाएगा। इसीलिए रेशा निकालने के बाद उसको हल्की धूप में सुखाते हैं। दोपहर के धूप में सुखाएंगे तो चमक कम जाएगा रेशा में, इसीलिए उसको सेकेंड हाफ का धूप जो है 3 बजे के बाद वाला धूप में सुखाते हैं, और वो बांस के चचरी बना के, बांस के टंगना बना के तब उस पर रेशा को सुखाते हैं। यदि रेशा को हम लोग ज़मीन पे डाल देंगे या घास पे डाल देंगे तो गंदा हो जाएगा, तो हमारा बाज़ार भाव कम मिलेगा। तो इस तरह से किसान भाई सड़न तकनीक अपनाते हैं और रेशा को अच्छा से सुखाते हैं,
तब उनको जाके जो है अच्छा बाजार भाव मिलता है। अब इसके लिए जो है एक चूर्ण भी बनाया गया है। बैरकपुर जो है जूट अनुसंधान केंद्र जो वेस्ट बंगाल में बैरकपुर में है, वहाँ एक पाउडर भी बनाया है। वो पाउडर क्या है कि वो जो है बैक्टीरिया का पाउडर है। चूँकि इसमें जो सड़न तकनीक होता है, इसमें दोनों प्रकार का बैक्टीरिया काम करता है, वायवीय बैक्टीरिया और अवायवीय बैक्टीरिया, यानी एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, दोनों मिल के उसको सड़न देता है। तो इसीलिए वो जो पाउडर आता है, उस पाउडर का छिड़काव कर देते हैं हम लोग जैक पे, तो उसका सड़न तकनीक थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा फास्ट सड़न होता है। और ये ध्यान रखेंगे कि हम हल्का हल्का रनिंग वाटर में करें, स्लो रनिंग वाटर में और साफ वाटर में उसको सड़ाएं, ताकि हमारा जूट का रेशा गंदा नहीं हो और अधिक देर तक ना सड़ाएं और कम देर तक भी नहीं सड़ाएं, जिससे हमारा रेशा बढ़िया निकले। जूट सड़न तकनीक के प्रक्रिया के बारे में विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। महत्वपूर्ण सवाल एक और है कि जो इसकी प्रक्रिया है, जो हमारे किसान भाई इसकी खेती करना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? ये आय का मार्ग जो है उनका, हमारे किसान भाइयों का, इससे और कैसे बढ़ सकता है? किस तरह से प्रेरणा स्रोत आप देना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों को प्रेरणा देना चाहेंगे इसकी खेती करने से आय बढ़ेगा? हाँ, ऐसा है किसान भाई, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पानी के लिए ऐसा ही क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है जहाँ रेनपात बहुत हो, वर्षापात बहुत हो। और जहाँ पे वर्षापात 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर होता है, वैसे इलाके में जूट की खेती की जाती है। और जहाँ का उमस, ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो, ह्यूमिडिटी 80% 90% हो, वहाँ इसकी खेती अच्छी होती है। और इसके लिए बिहार का 2 ही इलाका, एक सीमांचल और एक कोसी इलाका ही उपयुक्त है। बाकी और बिहार में कहीं जूट की खेती नहीं की जा सकती है। और किसान भाई जूट का अच्छा ढंग से खेती करेंगे, उर्वरक बढ़िया से देंगे और पौधा संरक्षण का ख्याल रखेंगे जूट में, और उसको सही ढंग से देखरेख करेंगे, और इसके बाद उसकी सड़न तकनीक बढ़िया से अपनाएंगे वैज्ञानिक पद्धति, और तब वो किसान भाई का जूट का अच्छा प्राइस मिलेगा और जूट का रेशा चमकदार होगा और उसका बाजार भाव अच्छा मिलेगा। तो ये तकनीक को किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा और उनको जो है आय आमदनी उनकी बढ़ेगी। तो जो हमारे विशेषज्ञ ने सावधानियां बताई हैं, जिस सड़न तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, उनको अमल में ला करके आप ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और जूट की जो खेती है और जो उससे होने वाले फ़ायदे हैं, उससे ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, रणनीति, कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। जूट उत्पादन के लिए सड़न तकनीक एक खास प्रक्रिया है, जिसको आपने अभी समझा। अब बारी हमारे भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से जुड़ी एक योजना। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है।
किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। अब वक्त है आपसे विराम लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com
और KDDK patna@gmail.com।